हेलो फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। इसके पिछले क्लास में हमने क्वेश्चंस के सॉल्व करवाए थे क्लास 10th की प्रश्नावली 8.1 का एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा था, क्वेश्चन नंबर 1। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से और इसके क्या सॉल्यूशंस हैं और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, और ये आपके बुक में ये फिगर दिया हुआ है। ध्यान रहे कि ये सब एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी क्लास 10th की, उसी की प्रश्नावली हम सॉल्व करवा रहे हैं। चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सब में सेम ही क्वेश्चंस और मैटर्स दिए हुए हैं। तो देखते हैं। तो दिया है आपका एक फिगर दिया है, उसमें ट्रायंगल दिया है PQR। PQR में PQ की जो भुजा है वह 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PR जो भुजा है वह 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि tan P माइनस cot R का मान क्या होगा, वो आप बता के दिखा दीजिए। तो ठीक है, हमने आप लोगों को कल बताया था कि इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस तीनों भुजाओं का मान हमको ज्ञात होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तीनों भुजाओं का मान ज्ञात होगा तभी तो हम tan का मान और काट का मान निकाल पाएंगे। समझ में आ रहा है बात? जैसे हमने आपको कल बताया था कि इस तीनों भुजाओं का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम QR का मान निकालेंगे। आप लोगों को पता है, मैंने फार्मूला बताया था आप लोगों को कि कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। समझ में आई बात? ये मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था। अब इसमें किसी भी का मान, जैसे कर्ण का मान दिया है, लंब का मान दिया है, आधार का मान निकालना है तो निकाल सकते हैं। आधार का मान दिया है, लंब का मान दिया है, कर्ण का मान निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से आधार का और कर्ण का मान दिया है तो लंब का मान निकाल सकते हैं। किन्हीं दो भुजाओं का मान दिया होगा तो तीसरी भुजा का मान हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? तो देखते हैं कि हमको कर्ण का मान दिया है। हमने बताया था आप लोगों को ये साइन होता है 90 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का साइन है तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी कर्ण। इस ट्रायंगल के लिए ये हो जाएगी कर्ण। तो कर्ण का मान हमको 13 सेंटीमीटर दिया है, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू आधार। अब इस ट्रायंगल में हम देखेंगे कि ये बेस है, तो अभी हम इस पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम इस ट्रायंगल में देख रहे हैं। तो ये जो एंगल दिया होता है उसके सामने की भुजा को सम्मुख भुजा या अपोजिट साइड कहते हैं, और जिस पर ये कोण बना होता है उसको संलग्न भुजा कहते हैं। और ये सीधी भुजा इस भुजा पर लंब है तो इसको लंब कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हमको कर्ण का मान दिया है, हमको यहाँ पर लंब का मान दिया है, हमको आधार का मान निकालना है, यानी QR का मान निकालना है। तो हम आधार की जगह क्या लिख देंगे, QR का स्क्वायर प्लस लंब का मान हमको कितना पता है, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर पता है हमको। तो अब ये दोनों समान राशियां हैं, इनको एक तरफ लेके आते हैं। ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169, इसको इधर लेके चले जाएंगे तो 144 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर होता है, और ये आधार हो गया QR का स्क्वायर। हमको चाहिए QR न कि QR का स्क्वायर। हमको जब QR चाहिए तो हम लिख देंगे QR इक्वल टू, अब 169 माइनस 144 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 9 में से 4 गया तो 5, और 6 में से 4 गया तो 2, और 1 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ पे इसका वैल्यू 0 आ जाता है। तो अब QR था, पहले QR का स्क्वायर था, अब QR करेंगे तो ये रूट में हो जाता है, रूट से बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा। आप लोगों को पता है, क्योंकि जब समान संख्या का गुणा करने पर वो संख्या प्राप्त हो जाती है तो वह रूट से बाहर निकल जाती है। तो 5 गुणा 5 में करेंगे तो हमको 25 प्राप्त हो जाएगा, इसलिए इसका वर्गमूल होगा
5। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना था tan p का मान निकालना है हमको। tan p का मान हमने आप लोगों को कल एक फार्मूला बताया था कि लाल बटे कक्का। ठीक है, ये हमने बताया था कि ये लंब बटे कर्ण, ये साइन थीटा आधार बटे कर्ण, ये cos थीटा लंब बटे आधार, ये tan थीटा आधार बटे लंब हो जाएगा तो cot थीटा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा तो sec थीटा, और कर्ण बटे लंब हो जाएगा तो cosec थीटा का वैल्यू होता है। हमको यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू निकालना है, लेकिन थीटा की जगह वैल्यू दिया है p, तो हम देखेंगे लंब बटे आधार है। tan थीटा, tan का मान होता है लंब बटे आधार, तो हम यहाँ पे लंब बटे आधार लिख लेते हैं। तो इसमें लंब, देखिए इसमें लंब क्या होगा, tan p। हमने कहा था कि जिस कोण को निकालना होगा, जिस कोण को निकालना होगा उसके सामने की भुजा उसके लिए परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है, और 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेनियस होती है, और जो बची हुई भुजा होती है वह होती है आधार। कहने का मतलब क्या है कि इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, इसके सामने की भुजा एक कर्ण हो जाएगी, और इस भुजा पर यह कोण बना हुआ है तो इसको संलग्न भुजा कहते हैं, या फिर इसको आधार कहते हैं। संलग्न भुजा को ही आधार कहते हैं। तो 12 आधार हो जाएगा। तो इसमें QR जो होगी इसके लिए परपेंडिकुलर यानी लंब होगी QR, और इसके लिए आधार PQ हो जाएगा। PQ इसके लिए आधार हो जाएगा। हमने QR की वैल्यू यहाँ से प्राप्त किया, QR की वैल्यू प्राप्त किया कितना, 5। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे मान रख देंगे, QR की वैल्यू है 5 और PQ की वैल्यू हमको पहले से दिया है 12। ठीक है, इसी तरह से हम निकालेंगे cot R निकालेंगे, cot R इक्वल टू, अब हमको ये एंगल नहीं बल्कि ये एंगल लेने के लिए कह रहा है कि एंगल PRQ, यानी एंगल R की बात कर रहा है। हमने आपको बताया कि जिस एंगल को लेंगे उसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होगी यानी लंब होगी, तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, और हमेशा ये 90 के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो जाएगा, और जिस पर ये कोण बना होता है, जिससे लगा होता है, वो उसका आधार होता है, या फिर संलग्न भुजा उसको कहते हैं, तो ये हो जाएगा इसके लिए आधार का काम करेगा। ठीक है, तो काट R के लिए हमने आपको बताया था कि tan के लिए लंब बटे आधार होता है और काट के लिए आधार बटे लंब होता है, तो यहाँ पे काट के लिए आधार बटे लंब लिख लेंगे। अब देखिए इसके लिए आधार क्या है, इसके लिए आधार, ये तो लंब हो गया तो कर्ण हो गया, आधार बचा QR, तो इसके लिए आधार है QR, और इसके लिए लंब क्या है, तो इसके सामने की भुजा PQ, तो इसके लिए लंब हो गया PQ। समझ में आई बात। तो QR की वैल्यू हमको यहाँ से पता है 5 है, और PQ की वैल्यू हमको यहाँ से पता है 12 है, तो 5/12 काट R का मान आ गया। ये समान हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एंगल दोनों का अलग अलग है। अगर समान एंगल दिया रहता तो नहीं समान वैल्यू आती, लेकिन इसमें एंगल P लेना है और इसमें एंगल R लेना है, इसलिए वैल्यू समान आ रही है। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है tan P माइनस काट R, तो यहाँ पे हम लिखते हैं tan P माइनस काट R, और हमको पता है tan P की वैल्यू हमको पता है 5/12 माइनस tan काट R की वैल्यू हमको पता है 5/12, और समान राशियां जब एक दूसरे में से घट जाती हैं तो उसका मान कितना आता है आप लोगों को भली भांति पता है, इसका मान 0 यानी 0 आता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान देना है कि जिस एंगल की बात करेगा, जैसे tan P की बात कर रहा है, इसमें एंगल P की बात कर रहा है, तो उसके सामने की भुजा लंब होगी और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी, और जिस भुजा पर ये कोण बना रहेगा वो आधार होगा, बेस होगा उसके लिए। जैसे कि काट R की बात कर रहा है तो काट R के लिए एंगल R की बात कर रहा है, तो एंगल R की जब आप बात कर रहा है तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, ये आधार होगा, और ये इसके लिए कर्ण होगा। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस यहाँ से
पाइथागोरस थ्योरम से इसका मान निकालना है। इसके बाद हमको देखना है कि tan बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर, तो हमने आप लोगों को बताया था ये होता है sin थीटा, ये होता है cos थीटा, ये होता है cos थीटा, और ये होता है tan थीटा। और फिर हमने बताया था कि जब हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा cot थीटा, इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा sec थीटा, और इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा cosec थीटा। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही दिन ही बता दिया था कि sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है, और tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। इसलिए जब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं तो ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट और इसका अपोजिट हो जाता है। समझ में आई बात? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान बताइए। तो इसके लिए हम ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले, और हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएंगे, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल से ही निकल सकता है। ठीक है, और एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये sin a है, जैसे हम लिखे sin a, तो इसका ये मतलब मत समझ लीजिएगा कि इस a का इंटू हो रहा है साइन में तो sin a हो रहा है। अगर ये थीटा sin थीटा की जगह है a, यानी a b c d e f g h कुछ भी हो सकता है, इसका मान x y z कुछ भी हो सकता है, ये हमेशा एंगल का काम करेगा, न कि इसमें इंटू कर दीजिएगा। जैसे कभी दे दिया sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री, तो ये नहीं है कि 45 का इंटू हो गया इसमें तो इसको लिख दीजिएगा 45 इंटू साइन, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये एंगल होता है, इसके बिना इसका कोई वजूद नहीं है साइन का। अगर केवल हम कहीं पे साइन लिख दें, केवल साइन लिख दें, तो इसका कोई वजूद नहीं है, ये अपने आप में निरर्थक है, इसका कोई मतलब नहीं है। चाहे हम इसीलिए cos लिख दें इसी तरह से, चाहे tan लिख दें, तो इन सबों का कोई वजूद नहीं है जब तक इसके साथ कोई न कोई एंगल जुड़ा हो। जब एंगल जुड़ा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर कोई भी चीज, या फिर थीटा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, तभी इसका वजूद है, अन्यथा इसका कोई वजूद नहीं है। तो इसका इसमें इंटू नहीं होता है, ये इसके साथ होता है। ठीक है, समझ में आई बात? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। साइन ए बराबर 3/4, तो हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया, इसका मान ए रख दिया, इसका मान बी रख दिया, इसका मान सी रख दिया। ठीक है, अब ये हमने बनाया तो ये कोण बी का मान हम 90 डिग्री मान लेते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर इस पे हमने बनाया है तो 90 डिग्री मान लेते हैं। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हमने आप लोगों को फार्मूला बताया ही है, लाल बटे कक्का का, तो लंब बटे कर्ण, इसका फार्मूला साइन थीटा का आप लोग पता है। तो अब देखिए साइन ए इस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी ये क्या होगी, ये इसके सामने की भुजा ये लंब होगी ना भाई साहब। ये तो इस त्रिभुज में तो आधार दिख रहा है, लेकिन जब हम एंगल की बात करेंगे, इस एंगल की बात करेंगे, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर हो गया इसके सामने की भुजा, तो ये होता है लंब। तो लंब का मान कितना हो गया 3, और कर्ण का मान यहाँ पर कितना दिया है 4। ठीक है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4, तो इसके सामने की भुजा ये लंब और ये 90 सामने की भुजा कर्ण। और हम पाइथागोरस थ्योरम से जब निकालेंगे इसको ए बी का मान, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू होगा, ये कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है इसकी, तो इन दोनों का योग होता है कर्ण के बराबर। हमने आप लोगों को यही बताया है, हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनियस हो गया, कर्ण हो गया, इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर हो गया। लेकिन अगर हमको इसमें से कोई भुजा निकालनी है तो इसमें से तो घटाना ही तो पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पे बेस निकाल रहे हैं, इसके लिए बेस है, तो हम इसको निकाल रहे हैं तो परपेंडिकुलर को इधर लाके घटाएंगे ही तो इसलिए इसमें से जब इन दोनों भुजा में से कोई भुजा निकालनी होती है तो कर्ण के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देते हैं,
या फिर कर्ण को निकालना होता है तो इसके स्क्वायर को और इसके स्क्वायर को जोड़ देते हैं। समझ में आई बात? तो हमको निकालना है यहाँ पर ए बी यानी आधार निकालना है इसके लिए इस त्रिभुज का। तो देखेंगे कि ये हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर में से अगर हम लंब के स्क्वायर को घटा दें तो निकल जाएगा ना आधार का स्क्वायर। लेकिन हमको आधार का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको चाहिए केवल आधार। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और इधर जाएगा ये हटेगा तो इधर जाके रूट में हो जाएगा। तो इसको हम निकाल लेंगे। ए बी बराबर हो जाएगा हमारा 16 में से 9 गया तो कितना 9 7 16 7 बचा अंडर रूट 7 हमारा आ गया ये, यानी इसका मान हमने निकाला अंडर रूट 7। अब निकालना है cos A। अब देखिए cos A की वैल्यू हमको निकालना है तो cos A इक्वल टू हो जाएगा, cos के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है आधार बटे कर्ण यानी बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो इसके लिए देखिए cos A इसके लिए इसके सामने की भुजा लंब हो गई लेकिन और ये कर्ण हो गया तो आधार तो ये हुआ ना, तो इसके लिए आधार बटे कर्ण यानी कि इसका ये आधार जो है वो ए बी है और कर्ण जो है वो ए सी है। तो ए बी का मान कितना दिया है √7 और ए सी का मान कितना दिया है 4 दिया है तो √7/4 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से tan ए निकालेंगे, tan ए इक्वल टू तो tan के लिए लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार या फिर परपेंडिकुलर अपान बेस कह सकते हैं इसको, परपेंडिकुलर अपान बेस इक्वल टू। अब देखिए इसमें क्या है ये यहाँ भी ये निकालना है ना एंगल ए है तो इसके सामने भुजा फिर परपेंडिकुलर होगी, ये लंब होगा तो 3 यहाँ पर लंब हो गया यानी BC लंब हो गया इसके लिए। और आधार की बात करेंगे तो इसके लिए ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया तो ये आधार हो गया यानी AB आधार हो गया इसका। ठीक है, बात आई समझ में? जब AB आधार हो गया तो BC की वैल्यू हमको पता है कितना दिया है 3 दिया है, BC की वैल्यू 3 दिया है यानी लंब की वैल्यू 3 दिया है और आधार की वैल्यू √7 दिया है तो यहाँ पे 3/√7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? कुछ नहीं करना है, जिस एंगल को देगा सबसे पहले हम √7 निकाल लिए, जो हाइपोटेनियस था ये दोनों का वर्गों का योग होता है, ये दोनों इसका योगफल इन दोनों के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। इसके वर्ग इसका जो वर्ग होगा इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है, क्योंकि देखिए हमने आप लोगों को इसके पहले बताया था कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से √7 निकाल लेंगे। इसके बाद cos A बराबर आधार बटे कर्ण होता है तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान ये इसके सामने की भुजा है तो ये लंब हो जाएगी और ये हो जाएगा इसके लिए आधार, क्योंकि 90 सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। अच्छा, क्यों ये हमेशा बड़ा होगा? क्योंकि इसमें ये बनेगा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, और ये भी बनेगा न्यून कोण, क्योंकि किसी त्रिभुज में एक कोण अगर 90 डिग्री का हो गया तो दोनों कोण न्यून कोण बनना एकदम से तय है। क्योंकि अगर इसको 0 बनाएंगे तभी 90 बनेगा, 90 बनने के लिए इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन ये परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता, तो इसलिए एक ही एंगल 90 डिग्री का बन सकता है और दोनों एंगल न्यून कोण बनेंगे। तो हम 9th में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। तो जब इस ट्रायंगल में इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री ही है तो इसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी ही होगी। समझ में आई बात? तो इस वजह से सबसे बड़ा होता है। अब cos A के सामने की भुजा A लंब हो जाएगी, ये आधार और ये कर्ण, हमने रख दिया वैल्यू, दोनों का वैल्यू निकल गया। आई बात समझ में? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि 15 cot A = 8 हो तो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है कि हमको देखिए पहले तो लिखा मिल जाता था हमको कि sin A = 3/4, तो हम निकाल लेते थे वहाँ पे कि ये
उसके लिए क्या होगा, ये क्या होगा, लंब बटे कर्ण होता है, तो इसका मान लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, तो त्रिभुज में रख दिया। लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे दिया नहीं है वो सही तरीके से, इसको हमको भी बनाना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है 15 cot a इक्वल टू 8। तो अब 15 cot a दिया है, तो इसका एंगल ये दे दिया है ना ये, और ये 15 का गुणा हो रहा है इसमें, 15 गुणे, इसको लिख सकते हैं 15 गुणे cot a इक्वल टू 8। ठीक है, तो जब यहाँ पे गुणा हो रहा है तो ये cot a अलग राशि है, ये ट्रिग्नोमेट्रियल रेशियो है, और ये तो नंबर है, ये नंबर है, तो इनको दोनों को एक साइड होना चाहिए। तो इधर ये क्या कर रहा है, इधर इसको लेके चलेंगे तो cot a बराबर हो जाएगा 8, और ये इधर गुणा हो रहा है, तो जब दूसरे साइड जाता है तो इधर जाके क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। तो अब cot a बराबर 8/15 हो गया। अब बन गया पहले जैसे, ये बनाना था, अब बन गया पहले जैसे। अब फिर हम ट्रायंगल बनाएंगे, अब हम फिर ट्रायंगल बनाएंगे, इसका मान a है, इसका मान b है, इसका मान c है, और ये 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए ठीक है, बार बार हम a b c इसी को मान रहे हैं, हम कुछ अलग मानते हैं, आप लोगों को कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। जैसे इसका मान हम b मान लेते हैं, इसका मान c मान लेते हैं, और इसका मान हम a मान लेते हैं। ठीक है, अब की बार उल्टा मान लेते हैं। आप लोग को लग रहा होगा बार बार a b c ही मान के आता है, तो हमने माना जब इसको c और ये इस रेखा पर, ये जो रेखा है इस पर ये रेखा परपेंडिकुलर है, तो ये कोण हमारा 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री का ये कोण हो गया हमारा। अब देखिए, अब काट का वैल्यू कितना होता है, काट का वैल्यू होता है आधार बटे लंब, यहां से देख लीजिए, आधार बटे का, ये आपको याद होना चाहिए, आधार बटे लंब होता है, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू होता है, काट का वैल्यू इसका उल्टा होता है। तो आधार बटे लंब हमको दिया है काट a, हमने माना है ट्रायंगल a यहाँ पे। ठीक है, ट्रायंगल में एंगल a यहाँ पे माना है। ठीक है, जब एंगल a यहाँ पे माना है तो इसके सामने की भुजा इसके लिए परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, और ये 90 सामने की भुजा हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होगा, ये लंब होगा, और ये बेस होगा इसके लिए। आई बात समझ में, ये बेस होगा इसके लिए। तो हमको काट a की वैल्यू दिया है 8/15, 8/15 का मतलब आधार बटे लंब दिया है, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर दिया है। तो बेस की वैल्यू हमको दिया है 8, इसकी वैल्यू हमको 8 दिया है, और इसकी वैल्यू हमको 15 दिया है। ठीक है, आई बात समझ में, इसकी वैल्यू हमको 15 दिया है। अब कैसे निकालेंगे, अब हमको हाइपोटेनियस नहीं पता है, हाइपोटेनियस के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है कि हाइपोटेनियस इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनियस की जगह क्या है, ए बी है, ए बी लिखे चाहे बी ए लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हमारा परपेंडिकुलर कितना है, 15 दिया हुआ है, तो 15 का स्क्वायर प्लस बेस में कितना है 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 215 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। ये तो पता ही होगा आप लोग को, नहीं पता होगा तो स्क्वायर याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है, बिना याद किए क्वेश्चन लग नहीं सकते इसके। अब देखिए हमको निकालना है ए बी, ना कि ए बी का स्क्वायर, सॉरी ये अभी नहीं करना है, हमको निकालना है ए बी ना कि ए बी का स्क्वायर। तो हम जब ए बी निकालेंगे तो ये रूट में आ जाएगा इधर, और ये जोड़ेंगे 5 4 9 6 2 8, और ये है 2 तो 2 2 8 9, और इसका जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 17 आता है, क्योंकि 17 गुणे 17 करेंगे तो ये 289 आ जाएगा अपना। ठीक है, तो हाइपोटेनियस यहाँ से निकल के कितना आ गया हमारा, हाइपोटेनियस निकल के आ गया हमारा 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमको क्या निकालना है, हमको तीनों भुजाएं प्राप्त हो गए, हमको साइन ए निकालना है, साइन ए की वैल्यू निकालना है। साइन ए होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब की, अब साइन ए, ये यही एंगल लेना है,
साइन ए, इसके लिए लंब क्या होगा 15 होगा, और इसके लिए कर्ण क्या होगा तो 17 होगा। अब फिर हमको निकालना है सेक ए। सेक के लिए हमने आप लोगों को बताया था कि कास का उल्टा होता है, तो कास के लिए फॉर्मूला 1 बटे आधार बटे कर्ण होता है, और सेक के लिए उल्टा होता है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो इसमें कर्ण कितना है 17 दिया है ना, कर्ण का मान 17 ही है ना भाई साहब, और आधार का मान कितना है, इसके लिए ये लंब हो गया तो ये बचा आधार ना, तो आधार का मान बटे में 8 बच गया। तो यही आपका आंसर हो गया दोनों। आई बात समझ में। साइन ए के सामने भुजा ये होगी लंब, और ये हो गई कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। साइन ए की वैल्यू, सेक ए का मान पूछा है, सेक ए इसके सामने भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो वो होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण, और आधार इसके लिए 8 है तो 17 बटे 8, तो इसका वैल्यू निकल गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था थोड़ा सा, क्योंकि 15 cot a बराबर 8 दिया था, ठीक है, इसको मैनेज करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 दिया है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। ठीक है, तो हम निकालते हैं सेक थीटा बराबर दिया है यदि 13 बटे 12, तो हम ट्रायंगल बनाएंगे। ये मान लीजिए ए हो गया हमारा, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, हमने आप लोगों को इसके पहले बना के इसलिए बता दिया था उसको इस तरह से, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है कि बार बार ए बी सी ही बना रहे हैं, ऐसे ऐसे तो सब लोग बताते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को अलग अलग से बना के बता दिया था कि थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो जाए, किधर से भी बना सकते हैं ए बी सी। इसलिए बनाते हैं ए बी सी सब लोग एक सीधे से, कि पढ़ने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, और बचपन से करते करते आदत हो गई है एबीसी करने की सबको, तो सब लोग ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये हमने बना दिया ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस हमारा, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन अभी हमारा पता नहीं कि ये बेस होगा कि ये बेस होगा। ठीक है, कौन सा परपेंडिकुलर होगा कौन सा बेस होगा ये नहीं पता। तो सेक थीटा का वैल्यू दिया है यहाँ पे। ठीक है, जब सेक थीटा की वैल्यू दिया है, न ए दिया है, न बी दिया है, न सी दिया है, ठीक है, कोई नहीं दिया है, जब सेक थीटा का वैल्यू दिया तो इसको भी हमको ही मानना है कि हम इसको थीटा मान रहे हैं कि इसको थीटा मान रहे हैं। जिसको थीटा मानेंगे उसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर लंब हो जाएगी, तो हम मान लेते हैं इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, सी को, एंगल सी को हम थीटा मान लेते हैं। अब देखिए, जब इसको थीटा माने तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेस इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर। अगर इसको मानते तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाता, जिसको मानेंगे उसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा की वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है सेक थीटा बराबर, अब हमको निकालना रहेगा सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। आप लोग को यहां से कर लीजिए कर्ण बटे आधार। तो इसमें कर्ण क्या है, ये है कर्ण का मान दिया है 13, और आधार इसको हम माने हैं तो इसका मान दिया है 12, और इसको निकालना है। तो आपको पता है कि इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, क्योंकि दोनों के स्क्वायर के वर्गों का योग इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब निकालते हैं ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब ए बी इक्वल टू होता है, अब हमको ए बी चाहिए ना कि ए बी के स्क्वायर चाहिए, तो इधर आके रूट हो जाएगा। इसका स्क्वायर मैंने आप लोगों को अभी भी बताया था 169, इसका 144 होता है। तो इसको जब बाहर निकालेंगे रूट से, आप माइनस कर दीजिए, 9 में से 4 गया 5, और 6 में से 4 गया तो 2 बचा, और ये रूट से बाहर जाएगा तो 5 गुणे 5 कर देंगे तो आ जाएगा। तो जिस समान संख्या में गुणा करने से आ जाता है तो रूट से बाहर निकल जाता है। इसका 5 हो गया, तो ए बी का मान यानी परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया 5 हो गया। अब कोई भी रेशियो निकालना हो, जैसे साइन ए निकालना है, हम साइन ए से शुरू करते हैं। साइन थीटा, जब थीटा वैल्यू दिया है तो थीटा मान के चलेंगे, तो इसके सामने भुजा लंब होगी, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, तो इसका होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे इसके लिए लंब ये है 5, अब कर्ण का मान 13 दिया है, ये साइन थीटा हमारा हो गया। अब काश थीटा निकालना है हमको, तो काश थीटा क्या होगा, काश थीटा आधार बटे कर्ण होता है,
तो इसके लिए ये लंब हो गया, तो ये आधार, आधार का मान 12 दिया है और कोण का मान 13 दिया है। tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा होता है आधार बटे लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो इसके लिए लंब क्या हो गया, 5 हो गया और आधार क्या हो गया, 12 हो गया, तो tan थीटा हो गया। अब यहाँ पे निकालते हैं cot थीटा। cot थीटा 1/tan थीटा के बराबर होता है, या तो यहीं से कर लीजिए 12/5, या फिर यहाँ फार्मूले से जाइए। आधार बटे लंब होता है, तो आधार का मान दिया है 12 और लंब का मान दिया है 5, तो ये हमारा हो गया। sec थीटा हो गया। तो sec थीटा के लिए मैंने बताया था cos का उल्टा होता है, या तो यहीं से 13/12 लिख लीजिए, या फिर फार्मूले में जाइए। कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान 13 होता है और आधार का मान 12 दिया है, तो 12। और cosec थीटा के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन का उल्टा होता है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इसका ही मान निकालने के लिए बोला है। तो cosec थीटा बराबर, या तो इसका उल्टा लिख दीजिए या फिर फार्मूला इसको भी निकाल लीजिए। ये होगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का मान दिया है 13 और लंब का मान आप लोगों को पता है कि 5 दिया है, तो यही इसके आंसर्स हो जाएंगे। समझ में आई बात? इसमें कुछ नहीं करना था, मान निकालना था और सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना था। साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा। तो sec थीटा का वैल्यू तो पहले से दिया था 13/12 और हमने 5 का निकाला, मान लीजिए इसको भी निकाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसको प्रूफ करना है। तो ये कह रहा है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, यानी एक्यूट एंगल हो, तो जहां पे दिया है cos A बराबर cos B, cos A की जो वैल्यू है वो cos B के वैल्यू के बराबर है, तो दिखाइए कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A और एंगल B दोनों आपस में बराबर हैं। इसको लगाने के कई तरीके हैं। अगर आपने जियोमेट्री पढ़ा हुआ है तो जियोमेट्री के थ्योरम से लगा सकते हैं, या फिर अगर नहीं भी जियोमेट्री के थ्योरम क्लास 9th में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक थ्योरम है कि अगर दोनों कोण के सामने की भुजाएं बराबर हो तो दोनों कोण भी बराबर होंगे, या फिर दोनों कोण बराबर हो तो दोनों उनके सामने की जो दोनों भुजाएं होंगी वो भी बराबर होंगी, ये यहाँ पे लगेगा। बट अगर वो नहीं भी पढ़ा है किसी ने तो भी हम इसको लगाएंगे दूसरे तरीके से, बिना उसके थ्योरम के। तो हम इसको 2 तरीके से लगाएंगे, दोनों तरीका दिखेगा। एक तो पहले थ्योरम से लगाएंगे, इसके बाद बिना थ्योरम के लगाएंगे। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप एग्जाम में जाके लगा सकते हैं। थ्योरम को अगर एक लाइन याद करेंगे तो आपको 3, 4, 5 स्टेप कम ही लगाना पड़ेगा। अगर आप नहीं याद करना चाहते हैं तो फिर वही 3, 4, 5 स्टेप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब इसके लिए कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया, इसका मान ABC। क्या सही मैंने बनाया है? ABC सही बनाया है मैंने? ट्रायंगल नहीं सही बनाया भाई साहब, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला है साफ साफ कि कोण A और कोण B क्या होने चाहिए, न्यून कोण होने चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। लेकिन हमारा यहाँ पे कोण A तो एक्यूट एंगल है, लेकिन कोण B एक्यूट एंगल नहीं है। यह अगर परपेंडिकुलर है इस पे तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि ये राइट एंगल हो गया हमारा, ना कि एक्यूट एंगल हो गया। ठीक है, तो ये न्यून कोण होना चाहिए, ना कि समकोण होना चाहिए। तो हम इसको न्यून कोण की तरफ ले जाएंगे और समकोण कोई और मान लेंगे। ये C हो गया और ये B हो गया। अब देखिए ये 90 डिग्री का हो गया, 90 कोण C 90 डिग्री का, तो जब ये 90 डिग्री का हुआ तो ये भी एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल, क्योंकि एक त्रिभुज में एक ही कोण 90 का हो सकता है, उसके अलावा जितने भी कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कोण A और कोण B न्यून कोण होने चाहिए। अगर हम इसी में भी लगा सकते हैं, लेकिन जब इसमें लगाएंगे तो आप लोग कंफ्यूजन होगा, इसलिए अलग अलग से 2 ट्रायंगल बनाते हैं इसी को। देखिए जैसे कि एक हो गया ये हमारा ACB और एक ट्रायंगल हमारा यही हो गया AC और B। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे दिया है
कि कोण जब प्रूव करना है तो ये सब लिखना पड़ता है ना। दिया है हमको क्या क्या, गिवन, यहाँ पे गिवन दैट कोण ए इक्वल टू कोण ए और कोण बी, यहाँ पे क्या दिया है, न्यून कोण, ठीक है। कह रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। और क्या दिया है, और दिया है कि cos ए बराबर cos बी। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्नानुसार लगाएंगे। अब देखिए cos ए बराबर cos बी दिया है, cos ए बराबर cos बी दिया है हमको। अब cos ए की वैल्यू यहां से निकालिए, एक एंगल ए है ना, ये एंगल ए, तो त्रिभुज एबीसी में cos ए बराबर, अभी हम आप लोगों को पढ़ाए थे cos क्या होता है, cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अरे यहां से लाल बटे कक्का से ये याद कर लीजिए, यूपी बोर्ड वालों के लिए तो रामबाण है, आधार बटे कर्ण ही करना है। इंग्लिश मीडियम वाले इसको परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस कर सकते हैं, लिख के याद कर सकते हैं, या फिर वो भी याद कर सकते हैं, इतना बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो cos ए की वैल्यू हमको क्या पता है, लंब बटे कर्ण होती है, आधार बटे कर्ण होता है cos। तो हमने ये को ये माना है तो इसके लिए लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, यानी कि ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, ये बेस हो गया, ठीक है, ये बेस हो गया। तो cos ए के लिए, इसके लिए ये लंब हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, मतलब कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो हमको चाहिए आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें क्या है, आधार AC है और कर्ण का मान AB है, ठीक है। तो cos A और फिर cos B का वैल्यू हम निकालेंगे जब, cos B का, क्योंकि cos A और cos B का मान हमको दिया हुआ है, तो यहाँ से cos B, तो इस वाले इसी में मान सकते हैं, लेकिन फिर कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम अलग से बना दिए इसमें। तो cos B, इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब, तो ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण आपका, क्योंकि 90 डिग्री का है, ठीक है। इसको कर्ण ही मान लीजिए, हाइपोटेनियस जब, इसको आधार मान लीजिए, ये लंब हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, तो इसके लिए आधार बटे कर्ण, तो ये तो लंब हो गया, ये आधार बचा, BC आधार हो गया ना यहाँ पे। अरे भाई साहब, ये कर्ण लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार, तो BC इसके आधार हो गया, और आधार बटे कर्ण होता है तो कर्ण का मान AB है, तो यहाँ पे AB हो गया। अब देखिए दोनों को बराबर कर दें, इक्वल कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं, दिख रहा है ना, cos A बराबर cos B जब करेंगे तो A की वैल्यू है AC अपान AB इक्वल टू AC अपान AB, सॉरी, यहाँ पे cos B दिया है ना, यहाँ पे cos B दिया है, तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी और ये आधार होगा, तो BC आएगा ना, यहाँ पे BC आएगा ना, इसके लिए आधार, तो BC हो जाएगा, BC आएगा, सॉरी, क्योंकि इसके लिए ये आधार है और ये कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार BC हो जाएगा और कर्ण AB हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया BC अपान AB, दोनों साइड AB है तो नीचे है, तो दोनों काट देंगे, तो हमारा बस क्या गया, AC इक्वल टू BC बच गया ना। अब ये AC ये भुजा है, ये भुजा इसके बराबर आ गई, तो इस ये वाला कोण, इसके सामने की भुजा ये
इसके सामने की भुजा BC और इसके सामने की भुजा AC, यानी कि BC बराबर AC, दोनों भुजाएं बराबर है। तो जब भुजा बराबर है तो उसके सामने का कोण भी बराबर होगा। मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि एक थ्योरम है, क्लास 9 आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर और बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये देखिए ये AC बराबर BC, AC के सामने का कोण कौन सा है? AC के सामने का कोण है कोण B, तो कोण B, और BC के सामने का कोण कौन सा है? BC के सामने का कोण A है, तो BC के सामने का कोण A, तो कोण A बराबर कोण B हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, हम लिख देंगे हम जानते हैं, ये इसमें नहीं है, ये अलग है, इधर है। हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। जब हमारी भुजा देखिए AC बराबर हो गया, AC बराबर BC के हो गया, तो इसके सामने का कोण ये हो गया ना, जो ये भुजा है, ये भुजा AC, इसके सामने का कोण यही तो है कोण B, तो कोण B यहाँ पर, और BC जो हमारी भुजा है ये, इसके सामने का कोण ये, चाहे इस त्रिभुज में देखिए BC जो है इसके सामने का कोण कौन सा है? A है ना। तो जब भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने का कोण बराबर, इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये, दोनों आपस में बराबर होंगे, तो कोण B बराबर कोण A। ये हमारा प्रूफ हो गया। एक तरीका तो यह थ्योरम से लगाने का, ठीक है। इसको देख लीजिए, एक बार और बता देते हैं क्या क्या हमने। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है, लग जाएगा। आप हमने तो ABC मान के किया है, आप अलग अलग भी मान के कर देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, तभी सेम आएगा। देखिए हमने कहा था कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, तो हमने सबसे पहले कोण A और कोण B को न्यून कोण बनाया, एक ट्रायंगल बनाया ABC, जहाँ पे कोण A और कोण B को न्यून कोण लिया और एक कोण 90 डिग्री का लिया, तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया, क्योंकि बोला है कोण A और कोण B न्यून कोण होने चाहिए। फिर कहा है कि जहाँ कोण cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B के है। तो हमने लिखा कि कोण A और कोण B न्यून कोण होना चाहिए, तो हमने बना लिया कोण A और कोण B न्यून कोण होना चाहिए, जो दिया है। cos A बराबर cos B दिया है, तो cos A बराबर cos B हमने लिख लिया। अब प्रश्न के अनुसार जब cos A और cos B दिया ही है, तो हमने यहाँ से cos A और cos B का मान निकाल लिया। ये हो गया हमारा, हमने ट्रायंगल बनाया अलग अलग, ACB। हमने देखा कि cos A जो होता है वो इसमें ये वाला हमने एंगल माना A, तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा, क्योंकि इसके सामने भुजा लंब हो गई, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। ये जब 90 डिग्री हुआ तो इसके सामने की भुजा एक कर्ण हो जाएगी और ये आधार बचा। तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार जो है, इसके लिए आधार, ये तो लंब हो गया इसके सामने भुजा, इसके लिए आधार AC हो गया, तो AC और कर्ण AB, तो AB। ठीक है, आता है समझ में। अब देखिए cos B के लिए, अब इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे। अब cos B के लिए जब इसको हम माने हैं B, तो इसके सामने की भुजा लंब, ये आधार, और ये 90 है तो इसके सामने भुजा कर्ण हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया कि cos B बराबर, हमको पता है फिर से आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार इसके लिए अब चेंज होएगा, आधार ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा कर्ण हमारा। ठीक है, तो आधार क्या हो गया, आधार BC हो गया, तो यहाँ पे BC हो गया, BC लिख लिए, और कर्ण इसके लिए क्या है AB है, तो यहाँ पे AB लिख लिए। अब हमको दिया है cos A बराबर cos B, तो हमने cos A बराबर cos B कर लिया, तो cos A का वैल्यू हमको AC/AB लिख दिया, cos B की वैल्यू BC/AB, तो BC/AB लिख दिए। दोनों समान राशियां हैं, बराबर में है, तो नीचे है, नीचे साइड है, दोनों कट जाएंगी, तो AC बराबर BC बचा हमारा, AC बराबर BC बचा। जब AC बराबर BC बचा हमको, तो देखते हैं कि AC जो बराबर है BC के,
तो जब भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। ये हमने थ्योरम क्लास 9th में पढ़ी थी। तो इसके सामने का कोण ये है बी और इसके सामने का कोण है ए, तो कोण बी बराबर कोण ए। अगर इसको हम सही ढंग से लिख दें तो कोण ए बराबर कोण बी। तो ये तो हमको प्रूफ करना था। आई बात समझ में? देखिए इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से हम लोग कर सकते हैं, दूसरे तरीके से। उसको हम बता देते हैं, वो बिना थ्योरम के होगा। उसके लिए हम अलग अलग ट्रायंगल मान लेते हैं। जैसे कि इसको हम मान लेते हैं, एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर। लेकिन नहीं, सॉरी, क्योंकि पी क्यू दोनों कोण तो ए और बी है ना, तो अलग अलग मानना ही पड़ेगा। इसको मान लेते हैं हम, नेमिंग अलग कर देते हैं। इसको मान लेते हैं हम ए डी ई और इसको मान लेते हैं हम एफ जी और बी। क्योंकि हमारा कोण ए और कोण बी होना चाहिए न्यून कोण। बात आ रही समझ में? तो हमने यहाँ पे डी को 90 डिग्री माना, यहाँ पे जी को 90 डिग्री माना है। ठीक है, यहाँ पे जी को 90 डिग्री माना है। तो यहाँ पे हमारा ये कोण ए न्यून कोण है, यहाँ पे हमारा बी कोण। ये ई और एफ से कोई लेना देना नहीं है उतना, बस इतना समझिए कि हमारा कोण ए और कोण बी न्यून कोण होना चाहिए। तो न्यून कोण है दोनों ट्रायंगल में। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि cos ए बराबर cos बी दिया है। cos ए बराबर cos बी दिया है। तो cos ए की वैल्यू यहां से हम लिख लेते हैं। cos ए बराबर क्या होगा? cos ए बराबर होगा आधार बटे कौन। ये तो याद ही हो गया होगा आप लोगों को अब तक। आधार बटे कौन cos बराबर होता है, तो cos ए इसके लिए लंब हो जाएगा, ये आधार और एक कर्ण, तो आधार ए डी और कर्ण का मान ए ही हो गया इसके लिए। और cos बी के लिए, cos बी के लिए ये लंब हो गया, ये आधार और एक कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया बीजी या फिर जीबी, जो भी मान लीजिए। बीजी और कर्ण हो गया हमारा जीबी मान लेते हैं, और कर्ण हो गया हमारा एफ बी। ठीक है, कर्ण हमारा एफ बी हो गया। अब देखिए दोनों बराबर से दोनों बराबर कर लेते हैं। ये दोनों cos ए बराबर cos बी है, तो ए डी अपन ए ही, देखिए यहां से कर देते हैं। cos ए बराबर cos बी है, तो cos ए की वैल्यू ए डी अपान ए ही हो गई, इक्वल टू cos बी की वैल्यू जी बी अपान एफ बी हो गई। अब देखिए एडी यहाँ पे एडी का अनुपात और एफ जी का अनुपात होना चाहिए में परपेंडिकुलर जो रहेगा ना उसका अनुपात दोनों। ठीक है, करते हैं। तो ये हो जाएगा एडी अपान जीबी, एडी अपान, कुछ तो गलत कर रहा हूं मैं क्या, ऐसे नहीं करेंगे इसको। इसमें से थोड़ा सा इसमें देखिए, जब हम इसको एंगल ये माने हैं तो इसको यहाँ पे एंगल ये मानना पड़ेगा बी, क्योंकि तभी तो अनुपात समान में आएगा, इसका अनुपात इससे आएगा। तो इसको हम बी मान लेते हैं, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा चेंज करना है बस, इसको बी मान लेते हैं। तो अब देखिए इसको बी मान लेंगे, क्योंकि क्यों माने हैं, ऐसा नहीं है कि अपने से मान लिए हैं, क्योंकि रेशियो जो होता है ना, ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 का होना चाहिए। अगर इसका निकालते हैं तो
जो इसको निकालते हैं ना वही सेम सेम रहना चाहिए, नहीं तो इसको यहाँ निकालेंगे इसको यहाँ निकालेंगे तो जो भुजाएं होती हैं, भुजाएं लेने में प्रॉब्लम होती है और इधर की उधर भुजा हो जाती है, तो इससे क्वेश्चन गलत होने लगते हैं। तो इसलिए हम रेशियो जब इसकी तुलना इससे करेंगे, हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तभी तो ये पता चलेगा कि ये बराबर है। तो जब भी सर्वांगसम सिद्ध करते हैं तो जिन कोणों को सिद्ध करना होता है उन कोणों को हम समान जगह पे लेते हैं, ठीक है। इस एंगल में यहाँ पे ट्रायंगल में लिया है तो इसमें भी यहाँ पे लेंगे, ठीक है। बस यही वजह है। अब देखिए हमारा कुछ चेंजेस हो जाएगा इसमें, हमने जो लिखा है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि हमने नेमिंग चेंज की है। तो cos a बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो इसके सामने हो जाए लंब, तो आधार AD हो जाएगा, आधार AD, और लंब इसके लिए आधार बटे कर्ण, तो कर्ण इसके लिए A ही हो जाएगा, और इसके लिए ये B है तो ये लंब हो गया तो आधार BG हो जाएगा, और कर्ण A ही हो जाएगा, BF हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे cos A बराबर हम लिख देंगे AD अपान AE इक्वल टू BG अपान BF, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया हमारा AD अपान AE, AD अपान AE और BG अपान BF। तो ये अब दोनों सेम हो गया, AD अपान AE और BG अपान BF। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये है K, इसको K के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। अभी बताएंगे क्यों K के बराबर मान रहे हैं। अब हम इसको मान लेते हैं K के बराबर है, ये BG है, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा इसलिए क्योंकि इसमें थ्योरम नहीं लग रही है ना। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को पता ही होगा। अब दोनों आधारों की तुलना कर लेते हैं, क्योंकि इसकी और इसकी तो हम अनुपात निकाल चुके हैं, इसका अनुपात देखें, AD का अनुपात BG का अनुपात, AD का अनुपात BG का अनुपात, DE का अनुपात GB का अनुपात, D यहाँ पे AE का अनुपात और BF का अनुपात, A का अनुपात और BF का अनुपात। हमारा बचा ये आधार, तो आधार को भी देख लेते हैं बराबर है कि नहीं, अनुपात में है कि नहीं, इसको मान हम क्या माने। अब DE बराबर अंडर रूट, अब ये लंब है तो ये कर्ण में से जो AE में से AE के स्क्वायर में से हमने माइनस क्या करना है, AD करना है माइनस। इसी तरह से GF बराबर अंडर रूट, ये BF है इसका कर्ण, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, उसमें से अगर जिसको ज्ञात करना है उसके अलावा जो भुजा होती है उसको निकाल लेते हैं, तो ये BG का माइनस हो जाएगा, BG स्क्वायर का माइनस। अब देखिए अब क्या करना है, अब करना है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, हमको अनुपात निकालना है, ठीक है। जैसे इसका अनुपात निकाला उससे DE अनुपात GB, अगर DE अनुपात GB का मान भी K के बराबर, अगर हमने इसका वैल्यू K माना है, अगर इसके बराबर आ गया इसका अनुपात, तो इसका अनुपात इसका अनुपात इसका अनुपात इसका अनुपात इसका अनुपात इसका अनुपात, सभी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। जब सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो जो कोण A का मान होगा वही कोण B का, जो कोण D का मान होगा वही कोण G का, जो कोण E का मान होगा वही कोण F का मान होगा। समझ में सर्वांगसमता से। तो अब देखिए अब तो जगह ही कम पड़ गई, चलिए करते हैं, इधर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम करेंगे DE अपान GF, DE अपान GF जब हमने किया DE अपान GF, क्योंकि हमको अनुपात निकालना है, बात समझ में आ रही है, हमको अनुपात निकालना है। तो अब ये हो जाएगा अंडर रूट में AE का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर, ठीक है, बटे में GF का मान कितना दिया है, BF का स्क्वायर माइनस BG का स्क्वायर,
तो अब देखिए डी अपान जी एफ बराबर हो जाएगा ए की मान है, देखिए अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू अगर यहाँ से हम पुट करें तो ए बराबर हो जाएगा ए की वैल्यू हम हाँ यहाँ से निकालेंगे ना उसकी वैल्यू ए की वैल्यू जो तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमने ये लिखा है एडी का जो ये क्या है इसके लिए इसका परपेंडिकुलर इसका परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों समान अनुपात में होने चाहिए। तो ये यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इसको इधर उधर तो कर ही सकते हैं जब बराबर है तो। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे एडी अपान में ये एडी है और ये बीजी है ना, तो ये दोनों एक अनुपात में होंगे क्योंकि ये हाइपोटेनियस है दोनों, हाइपोटेनियस कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर दोनों एक अनुपात में होंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम एडी अपान में बीजी हो जाएगा इक्वल टू, अब ये इसको इधर लेके चले जाएंगे तो ये ए ही हो जाएगा और बी एफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान के बराबर हो जाएगा। आएगा समझ में? देखिए एडी है तो बीजी है, ये लंब है तो ये भी लंब, ये ए है तो ये बी एफ है, ये कर्ण है तो ये भी कर्ण, ये दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब यहां से रखते हैं मान अब रखते हैं मान इसका। देखिए ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए की जगह हम लिख सकते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी एफ इंटू के, ए ना लिख सकते हैं इसको, ए इक्वल टू बी एफ इंटू के, तो ए की जगह बी एफ इंटू के लिख सकते हैं, तो के इंटू बी एफ का होल स्क्वायर माइनस उसी तरह एडी, अब एडी की क्या लिख सकते हैं, एडी बराबर के इंटू बीजी लिख सकते हैं, के को आगे पीछे किधर भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लिख सकते हैं के इंटू बीजी का स्क्वायर अपान में बीजी का स्क्वायर अपान में बी एफ का स्क्वायर माइनस बीजी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब डी अपान जी एफ बराबर, अब के का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, के का स्क्वायर इंटू बी एफ का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर इंटू बीजी का स्क्वायर अपान बी एफ का स्क्वायर माइनस बीजी का स्क्वायर। अब डी ई अपान जी एफ, डी ई अपान जी एफ से यहाँ से के स्क्वायर कॉमन कर लेंगे क्योंकि दोनों में है, तो के स्क्वायर कॉमन हो गया तो बचा क्या, बी एफ का स्क्वायर माइनस बीजी का स्क्वायर अपान में बी एफ का स्क्वायर माइनस बीजी का स्क्वायर। तो अब देखिए बी एफ का स्क्वायर माइनस बीजी का स्क्वायर, बी एफ का स्क्वायर माइनस बीजी का स्क्वायर, तो दोनों साइड बच गया, तो ये समान है तो ये कट जाएगा, तो हमारा आया क्या, डी ई अपान जी एफ बराबर, अब ये तो रूट में था ना पहले से, ये रूट में, सॉरी रूट में रहेगा ना, ये रूट में, तो ये रूट में रहेगा तो ये के स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो के हो जाएगा, क्योंकि जब के का इंटू के में करेंगे तो के स्क्वायर होगा और इसको रूट में रखे रहेंगे, जब बाहर निकलेंगे तो एक तो के हो जाता है, तो ये के हो जाएगा बाहर निकल के। ठीक है, तो हमने देखा कि डी अपन जी एफ का अनुपात के बराबर आ रहा है, और हमने यहाँ से देखा है कि ए डी अपान बी जी और ए अपन बी जी का अनुपात भी के बराबर आ रहा है।
तो भुजा AD BG और DGB और इन सबका अनुपात क्या है, K के बराबर है। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं सर्वांग समता से सर्वांग समता से कोण A बराबर कोण B, क्योंकि त्रिभुज ADE सर्वांग समता से त्रिभुज ADE सर्वांग सम है त्रिभुज BGF के। तो कोण A बराबर कोण B और कोण D बराबर कोण GB होगा, क्योंकि देख रहे हैं आप जब सर्वांग समता से सभी अनुपात बराबर है तो भुजाएं भी बराबर होंगी तो कोण भी बराबर होंगे। तो इसका मान 90 है तो इसका मान 90 है, इसका मान ये है तो जिसका मान अगर मान लीजिए 30 है इसका मान 60 है तो इसका भी 30 इसका भी 60 होगा, इसका 40 है इसका 50 है तो इसका भी 40 इसका भी 50 होगा। तो जो अनुपात बराबर होते हैं तो कोण भी बराबर होते हैं, भुजाएं भी बराबर होती हैं, ठीक है, उसी अनुपात में होती हैं। तो ये हो गया आपका वो बिना थ्योरम वाला तरीका। ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत प्रॉब्लम नहीं, एक दो बार करेंगे तो हो जाएगा। हम बता देते हैं कैसे कैसे किए हैं, सॉरी देखते हैं। देखिए यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B दिया है, दिखाए कि कोण A बराबर कोण B के होगा, तो हमने दो ट्रायंगल बना लिया ADE और AGF। A न्यून कोण है तो यहाँ पे रख दिया और B को यहाँ पे रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि हमको सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे ले लेंगे A को, यहाँ पे ले लेंगे B को, तो फिर सर्वांग सम सिद्ध होने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमको अनुपात बराबर करना है, तो इसलिए यहाँ पे और यहाँ पे दोनों लेंगे। तो करते हैं। फिर हमने किया cos A का मान हमने निकाल लिया यहाँ से कि आधार बटे कर्ण होगा भाई साहब, तो यहाँ से आधार बटे कर्ण से मान निकाल लिया तो AD अपान A ही हो गया, और यहाँ से आधार बटे कर्ण से इस ट्रायंगल से निकाल लिया तो यहाँ पे BG अपान BF हो गया, ठीक है। फिर cos A की वैल्यू cos B के बराबर है तो cos A की वैल्यू cos B के बराबर कर दिया हमने, तो ये जो AD और AE और BG और BF दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू K है, ठीक है। फिर हमने देखा कि AD इसका लंब है और इसका लंब ये है, मतलब अभी हमने इस वाले की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसके लिए मान लीजिए ये परपेंडिकुलर ये लंब है तो ये लंब है, तो दोनों आपस में जो लंब होंगे लंब का रेशियो लंब से रहेगा। तो AD है तो इसका रेशियो BG से होना चाहिए, तो हमने किया AD अपान BG और AE अपान BF, क्योंकि कर्ण का रेशियो कर्ण से होना चाहिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू K है। तो हमने यहाँ पे देखा कि AE बराबर हम लिख सकते हैं BF इंटू K, AD इक्वल टू K इंटू BG, चाहे BG इंटू K लिख सकते हैं। लिखे इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से जब हमने इसको लगाया तो DE और GB की वैल्यू हमको AE और AD के फॉर्म में प्राप्त हो रही है, ठीक है। AD और AE के फॉर्म में प्राप्त हो रही है। जब AD और AE के फॉर्म में प्राप्त हो रही है और इसके BF और BG के फॉर्म में प्राप्त हो रही है, तो बटे में BG और BF है, तो अगर हम किसी तरह से इसको लेके आ जाएं और ये कट जाए तब तो हमारा कुछ बचे, नहीं तो ये कटेगा ही नहीं। तो इसलिए AE को हमने BF इंटू K और AD को BG इंटू K, इसको लिख सकते हैं BG इंटू K या फिर K इंटू BG, कोई दिक्कत है नहीं वैसे। BG इंटू K, तो यहाँ पे हमने मान उठा के रख दिया AE का मान BG K इंटू BF और AD का मान K इंटू BG। क्योंकि BF और BG है तो ये दोनों कट जाएगा तो हमको K बचेगा ना लास्ट में, हमको वही तो लाना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे K इसका स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर इंटू BF हो जाएगा, इंटू BF का स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इंटू BG का स्क्वायर, BF स्क्वायर माइनस BG का स्क्वायर, रूट में है। जब K रूट में है ये दोनों कॉमन लेंगे तो K स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, रूट में रहेगा, और ये दोनों BF स्क्वायर माइनस BG का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में BF का स्क्वायर माइनस BG का स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, K स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो DE अपान GF का मान K हो जाएगा। तो अब देखिए इसका रेशियो और इसका रेशियो, तीनों भुजाओं का रेशियो समान हो गया, तो यानी त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो तीनों भुजाओं जब रेशियो समान है तो उसका कोण भी समान होगा। तो AB इक्वल टू AB के हो जाएगा।
आज यहीं तक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक। नेक्स्ट हम कल देखते हैं। ठीक है, थैंक यू। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। अगर नहीं अच्छा लगे तो बताइए कि कहाँ पे क्या करना है, हम उसको ट्राई करेंगे सही करने का। और क्लास 10th में अगर आप लोग हैं तो थोड़ा देख लीजिए। थैंक यू।